नमस्कार, हिस्ट्री हब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो RO की जो एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, 11 फरवरी को एग्ज़ाम होना है। तो आप लोग ज़ोर शोर से अपनी तैयारी में लग गए होंगे और आपकी तैयारी को एक सही गति और दिशा प्रदान करने के उद्देश्य से हमारे चैनल पर ये सेशन लाए जा रहे हैं। आधुनिक भारत का सेशन चल रहा है, साथ ही साथ प्राचीन भारत के इतिहास का भी सेशन आज से प्रारंभ हो रहा है और इसमें हम लोग चैप्टर वाइज ही आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से हम लोग कंप्लीट चैप्टर को डिस्कस करेंगे और उस टॉपिक से, उस चैप्टर से रिलेटेड जैसे भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, क्या उनकी प्रकृति है और किस तरह से घुमा के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, एक प्रश्न के विकल्प से किस तरह से नए प्रश्न बन सकते हैं, उन सब पर चर्चा की जाएगी। और आप लोगों की जो भी जिस परीक्षा की भी आप तैयारी कर रहे हैं, ये सभी में उपयोगी होगा। स्पेशली तो ये यूपी RO के लिए सेशन लाया जा रहा है, लेकिन इतिहास तो समान ही है। वो चाहे आप जिस भी परीक्षा में जहाँ कहीं भी इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, आप कोई भी परीक्षा देंगे उसके लिए समान रूप से उपयोगी रहेगा। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं सेशन संबंधित प्रश्नों को। और सेशन में आगे बढ़ें इससे पहले आप लोगों से बस वही रिक्वेस्ट की, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि चैनल पे पढ़ने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जैसा कि आप देखेंगे कि चैनल पे पहले से ही राष्ट्रीय आंदोलन की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है, उसमें राष्ट्रीय आंदोलन का बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया है। साथ ही साथ संवैधानिक विकास की थ्योरी क्लासेस भी पड़ी हुई हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार स्पीड को इंक्रीज करके उनको देख सकते हैं, क्योंकि अब आपके सामने एक समय सीमा है। उसी समय सीमा के अंतर्गत आपको सभी विषयों को पढ़ना है और अपनी तैयारी करनी है। तो अपनी सुविधा के अनुसार और आवश्यकता के अनुसार आप स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं और अपनी तैयारी करते रहिए, अपनी सफलता सुनिश्चित करिए। आप सफल हों, यही शुभकामनाएं हमारी। और इसी शुभकामना के साथ हम लोग बढ़ते हैं आज के सेशन में। पहला प्रश्न है, भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य निम्न में से किस प्राचीन सभ्यता में पाए गए हैं? तो कहाँ पे कौन सी ऐसी सभ्यता थी और ये कहाँ की बात हो रही है? भारतीय स्थलों की बात हो रही है। तो लोथल और कालीबंगा है, बुर्जहोम और रंगपुर है, रोपड़ और रंगपुर है, कालीबंगा और सुरकोटदा है। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब आपको बताना है। तो ये जो बुर्जहोम और रंगपुर है, यहीं पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य मिले हैं। जो प्राचीन सभ्यता में गड्ढे खोदने के साक्ष्य मिलते हैं वो बुर्जहोम और रंगपुर से मिलते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा हुआ? यहाँ पर 4 नाम दिए गए हैं और इनमें से 3 ऐसे हैं जो कि उपकरण परंपरा से जुड़े हुए हैं, जबकि एक कोई ऐसा है जो कि उपकरण प्रक्रिया से जुड़ा हुआ नहीं है, उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है। तो देखिए, मॉस्टेरियन है, ये भी उपकरण परंपरा से है। ऑस्ट्रेलियन है, ये भी उपकरण परंपरा से जुड़ा हुआ है। और ग्रेशियन है, ये भी उपकरण परंपरा से जुड़ा हुआ है। जो नहीं जुड़ा है वो है ओल्डोवान। ओल्डोवान किसी भी उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा हुआ है। यहाँ पर यही पूछा गया है जो उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी, ओल्डोवान उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार गर्त ग्रहों की प्राप्ति निम्न में से किस स्थल से हुई है? जो हम लोग स्टोन एज पढ़ते हैं तो वो पहले हम लोग स्टोन एज में पढ़ते हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और नव पाषाण काल के साथ साथ ही ताम्र पाषाण, यानी कि अब धातुओं का भी प्रयोग होने लग जाता है तो ताम्र पाषाण काल पढ़ते हैं। तो ताम्र पाषाण काल में वृत्ताकार गर्त ग्रहों की प्राप्ति निम्न में से किस स्थल से हुई है? क्या पूछा जा रहा है? वृत्ताकार गर्त ग्रहों की। नवदा टोली है, अहाड़ है, हड़प्पा है, इनाम गांव है। तो कहाँ से मिली है? तो ये जो वृत्ताकार गर्त ग्रह हैं ये मिले हैं इनाम गांव से। डी इस प्रश्न का सही जवाब है। साथ ही साथ यहाँ से चूल्हे जो होते हैं, जो चूल्हे जिन पे खाना बनाया जाता है, वो चूल्हों के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, भारत में निम्न में से किस नवपाषाण स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? यहाँ पर ये जो चारों स्थल दिए गए हैं आपको बता दें, ये चारों ही स्थल नवपाषाण कालीन स्थल है और इनमें आपसे पूछा जा रहा है कि किस नवपाषाण स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया, चिन्हित किया गया या खोजा गया। तो वो जो स्थल है वो है लिंगसुगुर और ये कहाँ है? ये कर्नाटका में है। अगर आपसे कभी ऐसे आ जाए कि
साइट दी हुई है और राज्य पूछा जाए तो किस राज्य में है ये, कर्नाटका से। या मान लीजिए कि यहाँ पर ये नाम ना दिया होता, लिंगसुगढ़ ना दिया होगा, सीधे राज्यों के नाम दिए होते तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो कर्नाटका से मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, हड्डी की मातृ देवी प्राप्त हुई है। तो हड्डी की बनी हुई एक मातृ देवी की मूर्ति ये कहाँ से मिली है? विंध्य घाटी के निम्न पुरा पाषाण काल से, सोन घाटी के मध्य पुरा पाषाण काल से, बागोर के मध्य पुरा पाषाण काल से, या विंध्य घाटी के उच्च पुरा पाषाण काल से। तो कहाँ से मिली है? तो ये मिली है विंध्य घाटी के उच्च पुरा पाषाण काल से। देखिए विंध्य घाटी से ही मिली है, लेकिन विंध्य घाटी के उच्च पुरा पाषाण काल से मिली है, ना कि निम्न पुरा पाषाण काल। तो जब भी प्रश्न आए तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा, और ये प्रश्न इसी तरह से दिया होता है कि उसमें विंध्य घाटी की निम्न पाषाण काल भी दिया होगा और उच्च पाषाण काल भी दिया होगा। कई बार ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है, आप लोग बिल्कुल भी गलती मत करिएगा। विंध्य घाटी की उच्च पुरा पाषाण काल से मिली है। नेक्स्ट देखते हैं, बूचड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। बूचड़खाना का कहाँ से क्षेत्र ये प्राप्त हुआ है साक्ष्य? मादाहा है, चुपानी मांडो है, दमदमा है, या फिर सरायनहारा है। तो ये प्राप्त हुआ है मादाहा से। मादाहा यहीं से बूचड़खाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और अगर बात करें मादाहा की तो ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित है, तो यहीं से ये प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, गंगा घाटी की नरहन संस्कृति संबंधित है। एक संस्कृति जो कि नरहन संस्कृति के नाम से जानी जाती है, और ये गंगा घाटी के यानी कि गंगा नदी के किनारे पर ये विकसित हुई या फली फूली। तो ये कहाँ पर, ये किस काल से संबंधित ये पूछा गया है। और अगर देखें तो ये उत्तर प्रदेश में खैराडीह व नरहन ये दोनों जगह से है। और यहाँ पे कौन सी संस्कृति है? ये है ताम्र पाषाणिक संस्कृति से संबंधित है, जो गंगा घाटी की नरहन संस्कृति है। और ये कहाँ है? स्पेशली आपको ये मालूम होना चाहिए कि किस राज्य से संबंधित है। तो ये उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है, और इस प्रश्न का सही जवाब है बी। नेक्स्ट देखते हैं, अधोलिखित संस्कृतियों में से कौन सी पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है? अब इसमें से वो बताना है जो कि पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है। तो सोहन संस्कृति है, सोथी संस्कृति है, मद्रासियन संस्कृति है, या फिर विंध्यन संस्कृति है। तो कौन सी है? तो ये आपको बताना है। तो जो नहीं है, पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है। तो सोहन संस्कृति भी पाषाण युगीन है, मद्रासियन भी है, विंध्यन भी है। जो नहीं है वो है सोथी संस्कृति। सोथी संस्कृति जो है ये पाषाण युगीन नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी, सोथी संस्कृति। नेक्स्ट देखते हैं, महापाषाण संस्कृति संबंधित है। महापाषाण संस्कृति किससे संबंधित, यानी किस धातु से संबंधित ये संस्कृति है जिसे कहा गया है महापाषाण संस्कृति? तांबे से है, पीतल से है, लोहे से है, या फिर कांसे से? तो महापाषाण संस्कृति संबंधित है लोहे से। प्रश्न का सही जवाब है सी, लोहा। नेक्स्ट देखते हैं, अधोलिखित में से कौन मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम भूतात्विक जमाव है? मध्य सोन नदी की बात हो रही है यहाँ पर। तो मध्य सोन नदी का जो जब उसकी सेक्शन की कटिंग की गई तो उस आधार पर मान लीजिए कि कोई ये ऐसे जमाव हुआ है ऐसे करके, तो इसमें सेक्शन काटे गए, तो ये सबसे निचला हो गया, ये उसके बाद में हो गया, ऐसे हो गया। तो इस तरह से जो ये जमाव मिला है तो उसमें पूछा जा रहा है कि प्राचीनतम, यानी कि बात हो रही है इसकी, प्राचीनतम जमाव कौन सा है? तो प्राचीनतम जो है वो है सिहावल। सिहावल सबसे प्राचीन है, जबकि सिहावल के बाद देखते हैं पटपरा है, पटपरा के बाद में बाघोर है, और बाघोर के बाद में खैतोही है। तो इस क्रम में है, यहाँ पे पूछा जा रहा है प्राचीनतम भूतात्विक, तो ये क्या है? सिहावल है। नेक्स्ट देखते हैं, लघु पाषाण उपकरण अधोलिखित किस संस्कृति के प्रमुख उद्योग हैं? लघु पाषाण उपकरण या जिन्हीं को कहते हैं माइक्रोलिथ, यानी कि छोटे छोटे पाषाण के उपकरण, ये किस संस्कृति के प्रमुख उद्योग थे? निम्न पुरा पाषाणिक संस्कृति, उच्च पुरा पाषाणिक संस्कृति, मध्य पुरा पाषाणिक संस्कृति, या फिर मध्य पाषाणकालीन संस्कृति? तो ये जो लघु पाषाण उपकरण है ये संबंधित है मध्य पाषाणकालीन संस्कृति से, और इसी वजह से आप देखते हैं इसको माइक्रोलिथ एज भी कहते हैं, मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ भी कहते हैं, क्योंकि इसमें छोटे छोटे औजार बनाए जा रहे थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी। नेक्स्ट देखते हैं, माइक्रोलिथ, अभी आपसे चर्चा की ना
तो जो लघु पाषाण हैं, लघु पाषाण औजार हैं, सूक्ष्म पाषाण औजार हैं, उन्हीं को कहा गया माइक्रोलिथ। किस युग से संबंधित हैं? तो किससे संबंधित हैं? मध्य पाषाण काल से। प्रश्न का सही जवाब है बी। नेक्स्ट देखते हैं। 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट को हस्त कुठार मिला था। तो जो रॉबर्ट ब्रूस फुट हैं, इनको हस्त कुठार मिला था 1863 में। किस स्थल से मिला था? बदमजुरे पल्लवरम है, बदमजुरे है, अतिपक्कम है और संगनकल्लू है। तो ये मिला था इनको पल्लवरम से। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए, पल्लवरम। भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण मिला था। तो सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण मिला था, कब मिला था? 1863 में मिला था। किसको मिला था? रॉबर्ट ब्रूस फुट को मिला था। कहाँ से मिला था? पल्लवरम से मिला था। पल्लवरम कहाँ है? मद्रास के समीप। का सही जवाब है बी। नेक्स्ट देखते हैं। हस्त कुठार उपकरण निम्न में से किस विधि का उपकरण था? तो किस विधि का उपकरण था? यूनिफेशियल है, बाइफेशियल है, रिटचिंग है, ए और बी दोनों। तो क्या होगा इस प्रश्न का जवाब? तो जो हस्त कुठार था ये दोनों साइड से ये इसमें धार होती थी, तो ये दोनों तरफ से प्रयोग में लाया जाता था, तो ये होता था बाइफेशियल। इस प्रश्न का सही जवाब है बी, बाइफेशियल। नेक्स्ट देखते हैं। सर्वाधिक संख्या में हस्त कुठार मिले हैं। तो सर्वाधिक संख्या में हस्त कुठार जो मिले हैं किस काल से मिले हैं? तो ये मिले हैं निम्न पुरापाषाण काल से। और क्योंकि निम्न पुरापाषाण काल के अगर औजारों की बात करें तो उसमें हस्त कुठार आता है। और फिर ऐसा नहीं कि ये समाप्त हो गए थे, आगे चल करके भी इनका प्रयोग रहा, लेकिन समयानुसार उनका प्रयोग कम होने लगा। और तो इस वजह से सर्वाधिक जो पाए गए हैं वो पाए गए हैं निम्न पुरापाषाण काल से। नेक्स्ट देखते हैं। प्राचीन मानव प्रजाति है। तो मानव विकास क्रम में ये इसके भी प्रश्न पूछे जाते हैं, और खासकर यूजीसी नेट वगैरह में इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यूजीसी नेट हो गया या हायर एजुकेशन हो गया, तो उसमें जो प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसमें इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्राचीन मानव प्रजाति है, जावा मानव है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, होमो इरेक्टस है, निएंडरथल है। तो क्या है? ये है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इस प्रश्न का सही जवाब है बी, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। नेक्स्ट देखते हैं। आधुनिक मानव होमो सेपियंस संबद्ध है चॉपर से, ब्लेड से, चॉपिंग से या फिर हस्त कुठार से। तो किससे संबद्ध है? तो जो आधुनिक मानव है ये जो संबद्ध है, ये संबद्ध है ब्लेड से। और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी, बी यानी कि ब्लेड से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में नवपाषाण काल का कौन सा स्थल जहां से बड़ी संख्या में हड्डी के बने औजार प्राप्त हुए हैं? छोटा नागपुर है, चिरांद है, मास्की है, चुनार है। तो कहाँ से मिले हैं ये आपको बताना है। तो जो हड्डी से बने हुए औजार प्राप्त हुए हैं सर्वाधिक संख्या में या बड़ी संख्या में, वो प्राप्त हुए हैं चिरांद से। बी इस प्रश्न का सही जवाब है। और अगर चिरांद की बात करें तो ये चिरांद जो है ये बिहार राज्य में स्थित स्थल है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी। साथ ही साथ आपको राज्य भी मालूम होना चाहिए कि ये किस राज्य में है, बिहार राज्य में। नेक्स्ट देखते हैं। पशु बाड़े का साक्ष्य निम्न में से किस स्थल से मिला है? पशु बाड़े का साक्ष्य पूछा जा रहा है। और जो पशु बाड़ा है ये नवपाषाण काल में लोग बाड़े बना करके रहने लगे थे। और नवपाषाण संस्कृति की अगर बात करें तो राख का टीला की संस्कृति भी इसी से संबंधित है दक्षिण भारत में। तो यहाँ पे पशु बाड़े होता क्या था कि पशुओं को पाला गया, रखा गया उनको, उसके बाद में काफ़ी समय तक एक जगह रहे और फिर जब उनका जो मल है वो गोबर वगैरह बहुत इकट्ठा हो गया, फिर वहाँ पे उसको जला दिया और दूसरी जगह वो मूव ऑन कर गए। तो ये पशु बाड़े का साक्ष्य कहाँ से मिला है? टोरबा है, मैगड़ा है, कोलदेवा है या उक्त में से कोई नहीं। तो ये मिला है महगड़ा से। बी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट देखते हैं। अभी देखिए ये महगड़ा है और एक आपने पढ़ा स्टार्टिंग में मैदहा। जो मैदहा है उत्तर प्रदेश में वो उच्च पुरापाषाण काल की साइट है, जबकि महगड़ा जो है ये नवपाषाण कालीन साइट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 30 मई 1863 को रॉबर्ट ब्रूस फुट ने मद्रास के पास स्थित पल्वरम से किस पुरापाषाणिक परंपरा के उपकरण खोजे थे? तो किस पुरापाषाणिक परंपरा के उपकरण खोजे थे? ब्लेड ब्यूरिन परंपरा, हैंड एक्स क्लेवर परंपरा, माइक्रोलिथ परंपरा या ब्लेड फ्लैग स्क्रैपर परंपरा।
तो आपको मालूम है उनको मिला क्या था, उन्हें मिला था हैंड एक्स यानी हस्त कुठार मिला था। तो किस परंपरा के उपकरण मिले थे? हैंड एक्स, क्लेवर। तो बी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लेड ब्यूरिंग प्रकार के उपकरण निम्नलिखित में से किस परंपरा के परिचायक लक्षण हैं? उच्च पूर्व पाषाण काल है, मध्य पूर्व पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, नव पाषाण काल है। तो देखिए मध्य पाषाण काल की अगर बात करें तो मध्य पाषाण के जो औजार होते हैं वो कौन से होते हैं? माइक्रोलिथ यानी जो वो छोटे छोटे औजार। और जहाँ तक बात करें कि ब्लेड ब्यूरिंग प्रकार के, तो ये मिले हैं उच्च पूर्व पाषाण काल से। उच्च पूर्व पाषाण काल से ब्लेड ब्यूरिंग प्रकार के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो ये उच्च पूर्व पाषाण काल की जो संस्कृति है उसके ये परिचायक लक्षण हैं ब्लेड ब्यूरिंग प्रकार के उपकरण। इस प्रश्न का सही जवाब है ए। नेक्स्ट देखते हैं, खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित है। जबकि खाद्यान्नों का उत्पादन किया जाने लगा, यहाँ पर उससे अर्थ है कि पहले क्या होता था, खाद्यान्न कहीं उगाना तो आता नहीं था, तो जहाँ जा रहे हैं कोई वनस्पति है या कोई ऐसे ही किसी चीज़ का सीड गिर गया, खाया पिया और फेंक दिया, वो ग्रो कर गया, उसके बाद उससे जो मिला उसको उन्होंने अपने जो जीव थे, जो मनुष्य थे, उन्होंने खाना शुरू किया। लेकिन उत्पादन करना सीखा। उत्पादन परक अर्थव्यवस्था कब से संबंधित है? तो ये संबंधित है नव पाषाण काल से। नव पाषाण काल में ही कृषि का उत्पादन या कृषि करने की जो प्रक्रिया है ये प्रारंभ हुई थी। तो अगर कृषि प्रक्रिया का प्रारंभ पूछा जाए तो भी आपका जवाब होगा नव पाषाण काल। नेक्स्ट देखते हैं, आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियां प्राप्त हुई हैं। मध्य पाषाण काल की कुछ मानव समाधियां ऐसी प्राप्त हुई हैं जिनमें वो जो समाधियां हैं उनमें जो भी मानव है, जो मानव उसमें रखा गया है, उसने आभूषण पहन रखे हैं। तो ये पूछा जा रहा है कि कहाँ से मिली है? तो ये मिली है महदहा से। और महदहा जो है ये उच्च पूर्व पाषाण काल की एक साइट है, महदहा से ही ये प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बागोर प्रथम काल का संबंध किस संस्कृति से है? बागोर प्रथम बात की जा रही है, तो बागोर प्रथम काल का जो संबंध है किससे संबंधित है? उच्च पूर्व पाषाण से, मध्य पाषाण से, ताम्र पाषाण से या फिर लौह पाषाण से? तो किससे संबंधित है? इसका संबंध है मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल की 3 साइट्स ऐसी हैं जिनको आप लोग पढ़ते हैं। जबकि पशुपालन संबंधी जानकारी, पशुपालन के साक्ष्य के बारे में बात करते हैं तो उसी में बागोर भी है। बागोर कहाँ है? राजस्थान में है। आपका मध्य प्रदेश में आदमगढ़ है और गुजरात में लोटेश्वर है। ये जो 3 साइट्स हैं, बागोर, आदमगढ़ और लोटेश्वर, ये पशुपालन से भी संबंधित हैं। तो बागोर का संबंध कहाँ से है? मध्य पाषाण काल। पशुपालन का प्रारंभ कब से प्रारंभ हो गया था? मध्य पाषाण काल से। तो मध्य पाषाण काल में ही जब पशुपालन का प्रारंभ हुआ और पशुपालन के साक्ष्य से संबंधित ये 3 साइट्स हैं, ये भी आपको ध्यान रखनी है। बागोर है जो कि राजस्थान में है, आदमगढ़ है जो कि मध्य प्रदेश में है, साथ ही साथ लोटेश्वर है जो कि गुजरात में है। और ये तीनों ही साइट्स मध्य पाषाण काल की हैं। नेक्स्ट पूछा जा रहा भारतीय प्रागैतिहास के जनक हैं, तो किसे कहा जाता है भारतीय प्रागैतिहास का जनक? तो प्रागैतिहास का जनक कहा जाता है रॉबर्ट ब्रूस फूट। वही रॉबर्ट ब्रूस फूट जिन्हें 1863 में चेन्नई के निकट पलवरम से हस्त कुठार मिला था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए, रॉबर्ट ब्रूस फूट। नेक्स्ट देखते हैं, उत्खनित प्रमाणों के आधार पर पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। जो पशुपालन है, जो भी हमें पुरातात्विक जितनी भी जानकारी मिली है तो वो हमें कैसे मिलती है? जो भी हमें रिमेन्स मिले हैं उन्हीं के आधार पर इन सब चीज़ों का ज्ञान हुआ कि कब किस चीज़ की शुरुआत हुई। तो जो भी उत्खनित प्रमाण हैं उनके आधार पर कब पशुपालन का प्रारंभ हुआ, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो पशुपालन का प्रारंभ हुआ था निम्न पूर्व पाषाण काल है, मध्य पूर्व पाषाण काल है, ऊपरी यानी कि उच्च पूर्व पाषाण काल है या फिर मध्य पाषाण काल है, नव पाषाण काल। तो जो पशुपालन है इसका प्रारंभ तो हो गया था मध्य पाषाण काल में और ये विस्तृत रूप में पहुंचा नव पाषाण काल में, क्योंकि नव पाषाण काल में आप देखते हैं कृषि का भी उत्पादन शुरू हो गया था, कृषि कार्य भी शुरू हो गए थे। कृषि अस्तित्व में आई तो जाहिर सी बात है कि जो कृषि कार्य है उसके लिए भी पशुओं की आवश्यकता पड़ती थी। तो मध्य पाषाण काल से प्रारंभ हो गया था नव पाषाण काल तक के और अपने वृद्धि किया पशुपालन में। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रारंभ, तो प्रारंभ कब हुआ था? मध्य पाषाण काल। अगर सिर्फ मध्य पाषाण काल है तो मध्य पाषाण काल ही आपका आंसर होगा।
मध्य पाषाण काल और नव पाषाण दोनों अगर अलग अलग ऑप्शन दिए हों तो आपका उत्तर होगा मध्य पाषाण काल। ध्यान रखिएगा कि अगर मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल अलग अलग ऑप्शन में दिए हों तो आपका उत्तर क्या होगा, मध्य पाषाण काल। इस प्रश्न का सही जवाब है डी। नेक्स्ट देखते हैं। मध्य पाषाणिक स्थल दमदमा के पशुओं की हड्डियों का अध्ययन किसने किया है? जो दमदमा स्थल है वहाँ की बात हो रही है, किसने किया है इनकी हड्डियों का अध्ययन? और अगर दमदमा की बात करें तो दमदमा भी आपका उत्तर प्रदेश का ही स्थल है। तो दमदमा के जो पशुओं की हड्डी हैं इनका जो अध्ययन किया है ये किया है पी.के. थॉमस और पी.पी. जोगलकर ने। इस प्रश्न का सही जवाब है डी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, प्राक हड़प्पा संस्कृति कौन सी है? कुल्ली संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है, ईरानी संस्कृति है, सुमेरिया संस्कृति है। तो प्राक हड़प्पा संस्कृति कौन है? देखिए, प्राक और पाश्चात्य यही होता है ना। तो प्राक यानी कि पूर्व, यानी हड़प्पा से पूर्व की संस्कृति यहाँ पे पूछी जा रही है। तो प्राक हड़प्पा संस्कृति कौन थी? ये थी कुल्ली संस्कृति। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए, कुल्ली संस्कृति। तो इस ए सही जवाब है इस प्रश्न का। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर ये आपके सामने कुछ युग दिए गए हैं जिन्हें आपको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है कि पहले कौन सा बाद में कौन सा। तो देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले तो पूरा पाषाण युग हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा 1, उसके बाद में आएगा मध्य पाषाण युग यानी कि 1 के बाद आएगा 3, और उसके बाद आएगा नव पाषाण युग यानी कि 4, और इसके बाद आएगा ताम्र युग यानी कि 2। तो 1 3 4 2। तो इस तरह से 1 3 4 2 1 3 4 2 आ रहा है ए विकल्प में, और यही इस प्रश्न का सही जवाब है। तो देखिए, सबसे पहले पूरा पाषाण युग, फिर मध्य पाषाण युग, फिर नव पाषाण युग, और नव पाषाण युग के साथ साथ ही धातु का भी प्रयोग प्रारंभ हो गया था। और पहली धातु जो मानव के द्वारा प्रयोग की गई थी वो थी तांबा, और इसी वजह से इस युग को कहा जाता है ताम्र युग। तो यही क्रम है 1 3 4 2। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए, 1 3 4 2। नेक्स्ट है, परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। तो परिष्कृत औजार क्या है? इन्हीं को कभी कभी पूछा जाता है चकमक उद्योग किस युग की विशेषता है। तो परिष्कृत औजार हो गया या चकमक उद्योग हो गया। अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए, और ये पूछा गया है, चकमक उद्योग भी पूछा गया है, तो ये किस युग की विशेषताएं हैं? निम्न पुरा पाषाण युग है, उच्च पुरा पाषाण युग है, मध्य पाषाण युग है और नव पाषाण युग है। तो ये जो है चकमक उद्योग या परिष्कृत औजारों का जो युग है ये है उच्च पुरा पाषाण युग। और यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ तो परिष्कृत औजारों का युग पूछा गया, तो परिष्कृत औजारों का जो युग है ये उच्च पुरा पाषाण युग है। साथ ही साथ अभी जैसे हमने चर्चा किया चकमक उद्योग, तो चकमक और चमकदार या पॉलिशदार दोनों में फर्क है। तो जो पॉलिशदार औजार बने हैं या चमकदार जो औजार बने हैं वो नव पाषाण युग में बने हैं, लेकिन चकमक उद्योग जो है ये उच्च पुरा पाषाण युग की विशेषता है। यहाँ पे पूछा जा रहा परिष्कृत औजारों का युग, तो उच्च पुरा पाषाण युग। नेक्स्ट देखते हैं। पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी हुई थी। मानव कब आग से परिचित हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। निम्न पुरा पाषाण युग है, उच्च पुरा पाषाण युग है, मध्य पाषाण युग है, फिर नव पाषाण युग। तो जो मानव है ये आग से परिचित हो गया था निम्न पुरा पाषाण काल में ही, यानी कि बिल्कुल प्रारंभिक दौर में ही ये आग से परिचित हो गया था, लेकिन इसे आग के उपयोग का ज्ञान नहीं था। यहाँ पर गलती से भी ये आप नव पाषाण युग मत करिएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा मानव का की जानकारी कब हुई, तो जानकारी उसको निम्न पुरा पाषाण काल में हुई थी, जबकि देखता था कि अगर कोई दो पत्थर आपस में तेजी से रगड़ दिए जाते तो उनसे आग लग जाती है। कहीं कुछ भी इस तरह से पता लगा आग लगी, दो पत्थर रगड़े, उनसे जो घर्षण हुआ आग लगी, जंगल जलने लगे। तो इस तरह की जानकारी उनको थी, लेकिन किस तरह से आग का उपयोग किया जा सकता है, उसको खाना बनाने के लिए किया जा सकता है, अपनी ठंड मिटाने के लिए किया जा सकता है, इस तरह की जानकारी उनको नहीं थी। तो आग की जानकारी निम्न पुरा पाषाण काल में हुई, जबकि आग का उपयोग करना सीखा था नव पाषाण युग में। इस प्रश्न का सही जवाब है ए, निम्न पुरा पाषाण युग। नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से किस काल को संक्रमण काल कहा गया है? वो काल जो संक्रमण क्या होता है? जब दो चीजें एक साथ आपस में मिल रही होती हैं, तो किसे कहा गया है संक्रमण काल? तो संक्रमण काल कहा गया है मध्य पाषाण युग को। मध्य, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। मध्य पाषाण काल को ही संक्रमण काल कहा गया है। इस प्रश्न का सही जवाब है बी। नेक्स्ट देखते हैं।
मध्य पुरापाषाण काल के उपकरण बने थे। जो मध्य पुरापाषाण है उसके उपकरण किस चीज से बने होते थे? कोर से, फलक से, ब्लेड से, ताम्र से। तो देखिए ये जो उपकरण थे पुरापाषाण युग के, तो इसमें निम्न पुरापाषाण है, मध्य पुरापाषाण है और उच्च पुरापाषाण। पहले तो आप ये समझिए कि जो पाषाण काल है इसको 3 भागों में बांटा गया, पुरापाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नवपाषाण युग। फिर जो पुरापाषाण युग को है अगेन इसको 3 पार्ट में बांट दिया गया। कौन कौन सा? निम्न पुरापाषाण युग, मध्य पुरापाषाण युग और उच्च पुरापाषाण युग। तो जो ये 3 जो डिवीजन हुआ है निम्न पुरापाषाण से लेकर के उच्च पुरापाषाण तक, तो वो किस तरह से हुआ है? जो उपकरण थे उन्हीं की टेक्निक के आधार पर ये डिवीजन किया गया है। तो जो निम्न पुरापाषाण था उसमें जो उपकरण बनते थे वो बनते थे कोर से, जबकि जो मध्य पुरापाषाण है उसमें बनते थे फलक से, और जो उच्च पुरापाषाण है उसमें बनते थे ब्लेड से। यहाँ पे पूछा जा रहा है मध्य पुरापाषाण काल के उपकरण बने थे तो ये बनते थे फलक से। इस प्रश्न का सही जवाब है बी, फलक से बनते थे। नेक्स्ट देखते हैं, पूर्व पाषाण युग के लोगों का मुख्य उद्यम क्या था? शिकार है, कृषि है, पशुपालन है, उक्त में से कोई नहीं। तो क्या करते थे ये लोग? तो कृषि का तो इनको ज्ञान था नहीं, पशुपालन भी मध्य पाषाण काल में प्रारंभ हुआ था। तो इन जो है शिकार इनका मुख्य उद्यम था। और शिकार क्यों करते थे? अपनी भूख मिटाने के लिए लोग शिकार किया करते थे। नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन भारत में कृषि के प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिलते हैं? तो कहाँ से कृषि के प्राचीनतम उल्लेख मिले हैं? बोरी है, इनाम गांव है, गिलुंड है, मेहरगढ़ है। तो ये मिले हैं मेहरगढ़ से। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी, मेहरगढ़। अब आपको ध्यान रखना है 3 साइट्स, एक है लहुरादेव, एक है मेहरगढ़ और एक है कोल्डिवा। तो जो सबसे प्राचीन साक्ष्य मिला है वो मिला है लहुरादेव से, धान का। उसके बाद जो मिला है वो मेहरगढ़ से मिला है और फिर मिला है कोल्डिवा से। अब ऑप्शन में आपके क्या दिया हुआ है? अगर यहाँ पर ऑप्शन में दिया होता कोल्डिवा और मेहरगढ़ ना दिया होता, यही ऑप्शंस होते, मेहरगढ़ की जगह पे कोल्डिवा होता तो आपका उत्तर हो जाता कोल्डिवा। अगर यहीं पर मेहरगढ़ की जगह पे होता लहुरादेव तो आपका उत्तर हो जाता लहुरादेव। लेकिन अगर लहुरादेव भी हो, मेहरगढ़ भी हो और कोल्डिवा भी हो तब आपका उत्तर हो जाएगा लहुरादेव। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कृषि के प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिलते हैं? तो यहाँ पे मेहरगढ़ ऑप्शन में दिया हुआ है। इस प्रश्न का सही जवाब है डी, मेहरगढ़। नेक्स्ट देखते हैं, चावल का प्राचीनतम प्रमाण पाया गया है। तो चावल का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है ये आपको बताना है। और यहाँ पे राज्यों के नाम दिए गए हैं, बिहार है, बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। तो कहाँ से मिला है ये आपको बताना है। तो जो चावल के प्राचीनतम प्रमाण पाए गए हैं वो पाए गए हैं उत्तर प्रदेश से। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब होगा डी, सी, उत्तर प्रदेश से पाए गए हैं चावल के प्राचीनतम साक्ष्य। और अगर बात करें कि चावल का जो साक्ष्य वो कहाँ से मिला है, तो ये मिला है लहुरादेव से, जो कि कृषि के प्रमाण का प्राचीनतम स्थल है। तो कृषि के साक्ष्य जहाँ से मिले हैं उसका प्राचीनतम स्थल कहाँ है? लहुरादेव है। और वो कहाँ स्थित है? तो वो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। इस प्रश्न का सही जवाब है सी। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं ये आपको बताना है। कश्मीर के बुरजहोम से, बिहार के चिरान से, उत्तर प्रदेश के कोल्डिवा से, गुजरात के लोथल से। देखिए गुजरात के लोथल से चावल का साक्ष्य मिला है लेकिन वो हड़प्पन सभ्यता का है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है प्राचीनतम, तो प्राचीनतम जो मिला है वो मिला है उत्तर प्रदेश के कोल्डिवा से। तो सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के कोल्डिवा से। और ये जो कोल्डिवा है ये भी इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है और यानी कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ही आता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी, उत्तर प्रदेश के कोल्डिवा से। नेक्स्ट देखते हैं, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब देखिए यहाँ पे तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं और ऐसा प्रश्न आपके लिए इसीलिए लेकर के आए हैं कि कभी परीक्षा में आ जाए तो आपसे गलती ना हो। कोल्डिवा से, लहुरादेव से, मेहरगढ़ से। तो क्या इसका सही उत्तर होगा? अभी आपसे चर्चा की जा चुकी है। तो क्या लहुरादेव, प्राचीनतम लहुरादेव से मिले हैं। अगर 1 नंबर पे रखेंगे तो लहुरादेव हो जाएगा, 2 पे मेहरगढ़ हो जाएगा, 3 पे कोल्डिवा हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब है बी, लहुरादेव से। नेक्स्ट देखते हैं, कायथा संस्कृति के अवशेष किस राज्य में पाए जाते हैं?
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान है, तमिलनाडु है, तो कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में बात की जाए कायथा संस्कृत की खोज किसने की थी, तो खोज की थी वी.एस. वाकड़कर ने। और ये जो कायथा संस्कृति है ये मूलतः ताम्र पाषाणिक संस्कृति है। तो यहाँ इस प्रश्न का सही जवाब है बी, मध्य प्रदेश, और ये एक ताम्र पाषाणिक संस्कृति है। नेक्स्ट देखते हैं, ताम्र पाषाणिक कायथा संस्कृति की खोज की गई थी, अभी आपसे चर्चा की, किसके द्वारा खोज की गई थी? वी.एस. वाकड़कर के द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब है बी, वी.एस. वाकड़कर के द्वारा ही कायथा संस्कृति की या ताम्र पाषाणिक कायथा संस्कृति की खोज की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, कायथा पुरा स्थल किस नदी पर स्थित है? तो आपको नदी बतानी है, किस नदी पर स्थित है? बनास है, बेतवा है, केन नदी है, छोटी काली सिंध नदी है। तो किस नदी पर कायथा पुरा स्थल स्थित है? तो ये स्थित है छोटी काली सिंध नदी पर। और आपको बताया कायथा की जो खोज की थी किसने की थी? वी.एस. वाकड़कर ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी। नेक्स्ट देखते हैं, हथनोरा में पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज की गई थी। किसके द्वारा खोज की गई थी? हथनोरा में पूर्व पाषाणिक जो मानव के जीवाश्म हैं उनकी खोज किसके द्वारा की गई थी? ये आपको बताना है। तो किसके द्वारा की गई थी? ए.के. सोनकिया है, एस.डी. संकालिया हैं, बी.बी. लाल हैं, जी.आर. शर्मा है। तो ये की गई थी ए.के. सोनकिया के द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब है ए.के. सोनकिया के द्वारा की गई थी पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज हथनोरा में। और ये कब की गई थी? ये की गई थी 1982 में। और किसी परीक्षा में इसका वर्ष भी पूछा गया था कि कब की गई थी, तो आपको ये मालूम होना चाहिए 1982 में इसकी खोज हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित किस स्थल से सर्वप्रथम होमोनिड जीवाश्म की खोज की गई थी? तो होमोनिड जीवाश्म, आपको होमोनिड और होमोनाइड आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो होमोनाइड्स थे उन्हीं से ही आगे चल करके होमोनिड्स का विकास हुआ है, जो मानव विकास को हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर होमोनिड जीवाश्म की खोज की बात हो रही है, तो कहाँ से पाया गया है होमोनिड जीवाश्म? तो ये पाया गया हथनोरा से, और इसी की खोज की थी किसने? ए.के. सोनकिया ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी, हथनोरा से मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन भारत की जोरवे संस्कृति निम्नलिखित राज्यों में से किस स्थान के नाम पर ही नामित की गई है? तो जो जोरवे संस्कृति है उसका नाम किस राज्य से मिला है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नाम पर ही जोरवे संस्कृति का नाम रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, ताम्रपाषाणकालीन स्थल गुफ कराल किस राज्य में स्थित है? यहाँ पर जो ताम्रपाषाणिक एक साइट है उसकी बात हो रही है, और साइट कौन सी है? गुफ कराल है। गुफ कराल, इसका हिंदी में अर्थ होता है कुम्हार की गुफा, तो कुम्हार का घर। तो इस तरह से तो ये जो गुफ कराल है इसकी खोज ये किस राज्य में है? तो ये है जम्मू एंड कश्मीर में। सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा पुरा स्थल महाराष्ट्र में नहीं है? निवास है, इनाम गांव है, दायमाबाद है, माहेश्वर है। और ये जो प्रश्न है ये पीजीटी 2021 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। तो निवास, इनाम गांव, दायमाबाद ये तीनों ही है महाराष्ट्र में। जो नहीं है वो है माहेश्वर। ये कहाँ है? ये है कर्नाटक में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी, महेश्वर जो है ये महाराष्ट्र में नहीं है। जोरवे संस्कृति के स्थलों में अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण मिलता है। जो अधिवास विन्यास है उसका सबसे अच्छा प्रमाण कहाँ से मिलता है? इनाम गांव है, जोरवे है, बाल्की है, नवदा टोली है। तो इसका जो सबसे अच्छा प्रमाण मिलता है वो मिलता है इनाम गांव से। इस प्रश्न का सही जवाब है ए, इनाम गांव। नेक्स्ट देखते हैं, इनाम गांव पूरा स्थल है किस संस्कृति से संबंधित है? यहाँ पर संस्कृतियाँ दी गई हैं, आपको बताना है कायथा संस्कृति है, जोरवे संस्कृति है, हार संस्कृति या फिर रंगपुर संस्कृति है। तो आपको बताना है कि ये किस संस्कृति का है। अभी आपने पढ़ा है पिछले प्रश्न में कि जोरवे संस्कृति का जो सबसे अच्छा जहाँ पे अधिविन्यास मिला है वो किस स्थल पर मिला है? इनाम गांव में मिला है। तो ये जोरवे संस्कृति का ही एक स्थल है। तो इनाम गांव जोरवे संस्कृति की ही साइट है। इस प्रश्न का सही जवाब है बी, जोरवे संस्कृति। नेक्स्ट देखते हैं, फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण हार्वेस्टर किस नवपाषाणिक संस्कृति से प्राप्त हुआ है? तो हार्वेस्टर की बात हो रही है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है कश्मीर से। इस प्रश्न का सही जवाब है ए, कश्मीर से हार्वेस्टर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और ये नवपाषाणकालीन एक उपकरण है। नेक्स्ट देखते हैं, शवाधान में मानव के अवशेषों के साथ कुत्ते, बकरे जैसे पालतू पशुओं को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। तो ये कहाँ से मिले हैं आपको बताना है। बुरझों में, गुफकराल है, मेहरगढ़ है या फिर चिरांद है। तो कहाँ से मिले हैं? जहाँ पर मानव के साथ साथ
जो पशु हैं उनको भी दफना दिया जाता था। तो ये इस तरह के जो साक्ष्य मिले हैं, ये साक्ष्य मिले हैं बुरजहोम से। इस प्रश्न का सही जवाब है ए, बुरजहोम से इसके साक्ष्य मिले हैं। और बुरजहोम कहाँ है? तो ये जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। इस प्रश्न का सही जवाब है ए। नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन पाषाण युगीन निवासियों को निम्न में से किस विषय का ज्ञान था? और प्राचीन पाषाण युगीन, चित्रांकन है, कृषि है, शिकार है, पशुपालन है। तो किस चीज़ का इनको ज्ञान था? चित्रांकन, कृषि, शिकार, पशुपालन। तो ये इनको जो ज्ञान था ये था सिर्फ शिकार का ज्ञान। चित्रांकन का ज्ञान अगर बात करें तो उच्च पूरा पाषाण काल का जो मानव था उसे चित्रांकन का ज्ञान था। जैसा कि भीमबेटका से जो शैल चित्र मिलते हैं वो उच्च पूरा पाषाण काल से प्रारंभ हो जाते हैं। तो यहाँ पर लेकिन चित्रांकन, ये प्राचीन पाषाण की बात है, तो यहाँ पर चित्रांकन परंपरा नहीं शुरू हुई थी। यहाँ पर जिस विषय का ज्ञान था वो था शिकार। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस एक पुरा स्थल से नवपाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो कौन सा ऐसा एक पुरा स्थल है जहाँ से नवपाषाण काल से हड़प्पा संस्कृति तक के अवशेष मिले हैं? तो वो जो स्थान है वो है आमरी। तो आमरी से ही नवपाषाण से लेकर के हड़प्पा संस्कृति तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है ए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसने उत्तर प्रदेश में प्रथम नवपाषाण उपकरण प्राप्त किया था? कहाँ? उत्तर प्रदेश में प्रथम नवपाषाण उपकरण। तो ये किसने प्राप्त किया था? जी आर शर्मा, मार्टिन व्हीलर है, रॉबर्ट ब्रूसफुट है, ले मुसेरियर। देखिए रॉबर्ट ब्रूसफुट का संबंध किससे है? पूर्व पाषाण युग से। तो यहाँ पे नवपाषाण युग से मतलब नहीं है। तो ये जिसको मिले थे वो थे ले मुसेरियर, और ले मुसेरियर को 1860 ईस्वी में इनको ये जो नवपाषाण युगीन उपकरण है ये प्राप्त हुए थे। और अगर बात करें कि इनको कहाँ से ये मिले थे, तो इलाहाबाद जिले में ही, कई बार पूछ लिया था जिला, तो इलाहाबाद यानी कि आपका प्रयागराज जिले में। और अगर घाटी पूछ लिया जाए, नदी पूछ लिया जाए, तो जो टोंस नदी है उसी की घाटी से ये उपकरण प्राप्त हुए थे। तो अगर कभी नदी पूछ लिया जाए, घाटी पूछ लिया जाए, तो आपको बताना है टोंस नदी के क्षेत्र। निम्न में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है? तो कौशाम्बी है, निवासा, बुरजहोम है, ब्रह्मगिरी है। तो कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है ये आपको बताना है। तो जो प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है, देखिए निवासा आपने पढ़ा ही है, बुरजहोम भी है, ब्रह्मगिरी नवपाषाण कालीन साइट है, और जो नहीं है वो है कौशाम्बी नवपाषाण कालीन स्थल नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब है ए। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य ने कृषि का ज्ञान प्राप्त किया। तो मनुष्य ने कृषि का ज्ञान कब प्राप्त किया था? तो ये प्राप्त किया था नवपाषाण काल में। और नवपाषाण युग के मानव की यही विशेषता थी। नवपाषाण काल में हम क्या देखते हैं कि मानव में स्थायित्व आ गया था, उसका जीवन स्थायी हो गया था। स्थायी क्यों हो गया था? क्योंकि अब उसने कृषि कार्य शुरू कर दिया था। अब अगर आपने फसल लगाई है कहीं, तो आप उस फसल को लगाएंगे, फिर उसके पकने तक इंतजार करेंगे, फिर उसकी हार्वेस्टिंग करेंगे। तो जाहिर सी बात है आप उस एक जगह पर रुकेंगे। तो इसी वजह से नवपाषाण काल में स्थायित्व आया। स्थायित्व आने का जो मुख्य कारण था वो कृषि प्रक्रिया ही थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी, नवपाषाण काल में कृषि का ज्ञान प्राप्त किया। नेक्स्ट देखते हैं, भीमबेटका प्रसिद्ध है। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? मंदिरों के लिए, मूर्तियों के लिए, शैल चित्रों के लिए, बौद्ध और जैन गुफाओं के लिए। तो जो भीमबेटका है ये प्रसिद्ध है अपने शैल चित्रों के लिए। और अगर बात करें भीमबेटका की, तो भीमबेटका में जो शैल चित्र मिले हैं ये उच्च पूरा पाषाण काल से मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। हालांकि इनका जो चरम है वो मध्य पाषाण काल में देखने को मिलता है। लेकिन अगर कभी पूछा जाए कि किस काल से प्रारंभ होते हैं, तो शैल चित्र जो हैं ये उच्च पूरा पाषाण काल से मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा स्थल पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण कालीन चित्रित शैलाश्रियों के लिए जाना जाता है? तो वही प्रश्न है, कौन सा है स्थल? ये है भीमबेटका। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी। नेक्स्ट देखते हैं, प्रसिद्ध भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो ये मध्य प्रदेश में है, ये आपको मालूम है। और मध्य प्रदेश में भी कहाँ है? तो रायसेन जिले में है। इस प्रश्न का सही जवाब है बी। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर आकर के हमारे प्रश्न पूरे हो जा रहे हैं इस टॉपिक से संबंधित। तो आशा है कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर कहीं आप लोगों को लगता है कि किसी प्रश्न में कोई दुविधा है या कोई अन्य प्रश्न है जो आपने कहीं से पढ़ा है और आपको उसका उत्तर नहीं आ रहा है, तो बिना संकोच के आप कमेंट कर सकते हैं और आपको आपके प्रश्न का उत्तर अगले सेशन में अवश्य दे दिया जाएगा। और साथ ही साथ किसी विशेष टॉपिक पे अगर आप लोगों को कोई डिमांड है कि आप किसी टॉपिक को आपको पढ़ना है, ये तो हमारा चलता ही रहेगा। जो एंसेंट है हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे,
लेकिन पर्टिकुलर कोई टॉपिक हो, चाहे वो आपका एंसेंट का हो, मिडाइवल का हो या मॉडर्न का हो, तो कहीं से भी अगर कोई ऐसा टॉपिक लगता है जो आपको लगता है कि आपको सही से समझ में नहीं आया है, यकीन मानिए अगर आप कोई ऐसा टॉपिक भेजते हैं जिस पे आपको कुछ डिटेल में चर्चा चाहिए है, तो हम उसको उसी तरह से पढ़ा देंगे कि आप दोबारा कभी भी उस टॉपिक से रिलेटेड समस्या तो आपकी समाप्ति हो जाएगी, दोबारा कभी भी आप उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, किसी भी तरह की दुविधा की स्थिति में नहीं आएंगे, यकीन रखिए। तो जहाँ भी कोई भी समस्या है आप कमेंट बॉक्स के थ्रू अपना शेयर कर सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान बिल्कुल किया जाएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, और अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित। और ये टॉपिक परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो भी टॉपिक पढ़ाए जाएंगे साथ साथ में आपको बता दिया जाएगा कि कौन सा इम्पोर्टेंट है। तो जो सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे कोई भी परीक्षा हो, किसी भी आयोग की परीक्षा हो, हर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्नों की अच्छी खासी संख्या रहती है। इसलिए इस टॉपिक को बहुत ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है, समझना है। तो अगला टॉपिक हड़प्पा संस्कृति। मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लगे रहिए अपनी तैयारी में और अपनी सफलता सुनिश्चित करिए। थैंक यू।